तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि आज की वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न भी करेंगे, इसके बाद में फिर एक और प्रश्न करेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर के अंतिम तक। और इस वीडियो में बताए गए जो 2 प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उन दोनों प्रश्नों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है यदि आप अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि दोनों प्रश्न जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सभी आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं। तो इसीलिए दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से समझ लो। साथ ही में उसका उत्तर भी मैं आपको बताऊँगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही में अंत तक देखना और पूरा आंसर आप लोग अपनी कॉपी में अभी-कभी नोट करके और अभी ही इसे तैयार कर लेना। बाकी आगे के लिए मत छोड़ना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके इसको अभी के अभी तैयार कर लेना। तो हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो 2 या 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, उनकी एक सीरीज़ चल रही थी और इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 7 होने वाला है, तो पार्ट नंबर 7 भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में जो हम लोग प्रश्न करने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है उनको हम लोग एक-एक करके पूरा अच्छे से समझाते हैं आपको। वीडियो को शुरू करने से पहले और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र ₹100 रखा गया है। इसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर लेते हैं, उसमें आपको बायोलॉजी के आल चैप्टर का नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी जॉइन करना होगा वो लोग वहाँ से जाकर के दे करके जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 6 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 14 में, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में, यानी कि बहुत बार, यानी कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है उसको अच्छे से समझ लेना है। ये दोनों आपके अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि डीएनए क्या होता है उसके बारे में बताइए, तो आप लोग इतना लिख दोगे। और यदि आपसे आरएनए के बारे में पूछ ले तो आप लोग इतना लिख सकते हो। और यदि आपका ये दोनों अंतर में पूछा जाएगा जो कि आपके हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग ये पूरा लिखोगे। तो क्या-क्या लिखोगे पूरा चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो इस प्रकार से, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इधर डीएनए का हेडिंग लगा दोगे, इधर आप लोग आरएनए का हेडिंग लगा दोगे। तो इसमें आप लोग डीएनए में पहला पॉइंट बताओगे कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए आपका होता है, ये आपका मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, तो इसलिए आप लोग पहला पॉइंट इसमें अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आरएनए में पहला पॉइंट देखते हैं। तो डीएनए में मैंने आपको बताया कि आपका केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन जो आपका आरएनए होता है, ये आपका मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में जो एक-एक पॉइंट थे, मैंने दोनों आप एक-एक पॉइंट आपको समझा दिया है। फिर हम लोग अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में हमारा अगला पॉइंट हो जाता है कि इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। यानी कि जो डीएनए होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है। फिर आपको इसमें बताना है कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आरएनए होता है, इसका पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यानी कि जो डीएनए होता है, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और जो आपका आरएनए होता है, इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से इसमें 2-2 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लो जल्दी से। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में आपका जो तीसरा पॉइंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है कि इसमें एजीटीसी, यानी कि ए मतलब होता है एडेनिन, जी मतलब होता है ग्वानिन, टी मतलब होता है थाइमिन और सी मतलब होता है आपका साइटोसिन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में भी आपका सेम पाया जाता है, बस केवल जो आपका थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह पर आपका यूरेसिल पाया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका आरएनए होता है, इसमें आपका एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में हमारा अगला पॉइंट हो जाता है कि यह आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। जो आपका डीएनए होता है, आपका आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए जो आपका होता है वो आपका प्रायः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, मुख्यतः क्या करता है आरएनए? आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है।
तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कितनी बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, यानी कि क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 बार पूछा गया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी, तो इसे आप लोग जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आपका ये क्वेश्चन अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है और दीर्घ में भी पूछा जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा भी गया है, 2016 में, 19 में, 20 में और 22 में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2024 में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आपका होता है आखिर क्या होता है और मानव जीवन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या महत्व होता है। इसको हम लोग आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ में इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि डीएनए और आरएनए में अंतर, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण है, उसको तो तैयार करना ही करना है। उसके बाद में फिर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूरी जानकारी हम लोग आपको बताएंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर अति लघु में आएगा तो भी आपको इसी में से थोड़ा-सा लिख देना है, लघु में आएगा तो भी आपको मैं बताऊँगा कितना लिखना है और दीर्घ में आ जाता है तो भी मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा। तो सबसे पहले आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा बताएँगे, तो आप लोग बताएँगे कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से यदि ये क्वेश्चन आपका अति लघु में आता है तो आपको बस इसकी परिभाषा लिख देनी है। तो क्या लिखोगे आप लोग कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की जो मैचिंग के द्वारा जब हम लोग किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो उसको ही हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन अति लघु में आएगा तो आप लोग इतना कर देंगे। फिर आप लोग आगे से बताओगे कि जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, यदि आपसे अति लघु में या फिर बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, तो आप लोग बता सकते हैं कि इस तकनीक की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार के प्रश्न में अगर ये क्वेश्चन आता है, अति लघु में आए तब भी आप लोग ये कर सकते हो, लघु और दीर्घ में तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आगे आप इसमें बताओगे कि प्रत्येक जीव की जो डीएनए संरचना होती है तथा आनुवांशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। यानी कि जो आपका प्रत्येक जीव होता है उसमें जो डीएनए संरचना होती है वो सबसे भिन्न होती है। यानी कि किसी भी जीव में एक जैसा नहीं होता है, हर एक जीव का अलग अलग डीएनए संरचना होती है। तो इसीलिए आप लोग ये पॉइंट भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए आप लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि को समझेंगे कि किस विधि के द्वारा हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं, किससे करते हैं, किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर होती है, उसको अब हम लोग समझेंगे। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन अति लघु में आएगा तो आपको इतना कर सकते हो, लेकिन जब आपका लघु में आएगा फिर दीर्घ में आएगा तो फिर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि भी बतानी पड़ेगी और साथ ही में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या उपयोग होते हैं उसको भी बताना पड़ेगा, यानी कि उसका महत्व भी बताना पड़ेगा। तो अब हम लोग आगे इसमें समझेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि किस प्रकार से होती है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ इसमें करना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल सा 2-4 लाइन आपको समझ लेना है, बस आपको समझ जाओगे पूरा क्वेश्चन कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग बताओगे कि डीएनए को पृथक करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डीएनए को पृथक करेंगे। अब डीएनए हम लोग शुक्राणु से भी कर सकते हैं, रक्त से भी कर सकते हैं, कंकाल से भी कर सकते हैं। तो जहां से भी हमको डीएनए मिलेगा वहां से हम लोग डीएनए को पृथक कर लेंगे। शुक्राणु से मिले तो शुक्राणु से, रक्त से मिले तो रक्त से, कंकाल से मिले तो कंकाल से। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसमें आपका आता है विधि में कि डीएनए को काटना, यानी कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अब डीएनए को काटेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आप लोग इसमें करोगे जेल विद्युत कण संचालन करना। पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग डीएनए को पृथक करोगे किसी भी चीज से, जैसे आप शुक्राणु से करते हो या फिर रक्त से करते हो या फिर कंकाल से करते हो। उसके बाद में फिर हम लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उसको काटेंगे। फिर हम लोग जेल विद्युत कण संचालन करेंगे और फिर हम लोग चौथा पॉइंट जिसमें आपका हो जाएगा प्रोब का वीएनटीआरएस के साथ हम लोग जोड़ देंगे और फिर लास्ट में हम लोग फिंगरप्रिंट निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी विधि होती है। 5 पॉइंट आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो इतना आप लोग लिख दोगे, अगर ये क्वेश्चन आता है आपसे बोर्ड परीक्षा में तो ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा।
फिर इसमें लास्ट में आपको समझना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग बताइए। तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो हम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट आपको बताएँगे और आप लोग अपने हिसाब से भी इसमें अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहो, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर कोई पॉइंट आपको नहीं भी याद आ रहा हो, तो आप लोग ऐड कर सकते हो क्योंकि मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें आपको सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। पहला पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, पैतृत्व निर्धारित करना, यानी कि पैतृत्व निर्धारित करने में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसके पिता का पता लगाने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग बता सकते हैं कि व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, यानी कि मान लीजिए कोई भी मर्डर हो जाता है, तो अगर मान लीजिए व्यक्ति ने नहीं किया है, उसका कोई हाथ का निशान वगैरह नहीं है वहाँ पर, तो फिर उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से उसको निर्दोष भी साबित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ऐसा हम लोग इसमें बता सकते हैं कि हत्या या फिर बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में, यानी कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए हत्या करके चला जाता है, तो अगर वो किसी भी चाकू को छूता है या फिर उसको मारता है, तो उसका जो हाथ का जो निशान होगा उसके शरीर पे पड़ जाएगा और उसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ही हम लोग दोषी की पहचान कर सकते हैं कि किसने इसका मर्डर किया है, फिर बलात्कार किया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो, महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आपका हो जाता है कि बाढ़ या फिर भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, यानी कि ऐसा होता है कि बाढ़ या फिर भूकंप में जब कोई व्यक्ति मारा जाता है, तो ऐसा होता है कि कभी-कभी उसकी लाश पहचान में नहीं आती है, तो उसको पहचान करने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। दोनों जो क्वेश्चन थे आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग एक बार अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।